बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में मोल कैलकुलेशंस को डिस्कस किया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस की अगर हम बात कर लें तो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस में हम किस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस में हम कैलकुलेट कर सकते हैं किस चीज़ को, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स को। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स को किस चीज़ से, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरह। हम कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स की ज़रूरत होगी, तो उसको हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी किस चीज़ को ऑब्टेन करने के लिए हम कहते हैं कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जितने अमाउंट रिएक्टेंट्स की रिक्वायर्ड होती है उसको हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को किस चीज़ से कैलकुलेट कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से। इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि हमें रिएक्टेंट्स के अमाउंट का पता होता है। किस चीज़ के अमाउंट का पता होता है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स के अमाउंट का पता होता है, लेकिन प्रोडक्ट के अमाउंट का नहीं पता होता। तो रिएक्टेंट के अमाउंट से हम प्रोडक्ट के अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते वक्त हमें कुछ प्रिंसिपल्स हमारे जहन में होने चाहिए। वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते वक्त हमारे जहन में होने चाहिए? उनमें हम कहते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस, हमारे पास 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करते वक्त। जो हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हम यूज कर रहे हैं, हमारे पास ये रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स जो हम यूज कर रहे हैं ये रिएक्टेंट्स कंप्लीटली किस चीज में चेंज होने चाहिए, ये कंप्लीटली प्रोडक्ट में चेंज होने चाहिए। किस तरह प्रोडक्ट में कंप्लीटली चेंज होने चाहिए? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। तो 4 ग्राम और 32 ग्राम हमारे पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये एग्जैक्टली क्या करें, हमारे पास प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट हो। क्या क्या हो, प्रोडक्ट में ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो। जिस तरह 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं, जब इसका हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास 36 ग्राम क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो इस तरह हम कहते हैं कि रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में मुकम्मल तौर पर चेंज होना लाजमी है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते वक्त। पहली बात है। दूसरी बात क्या है, नो साइड रिएक्शंस। नो साइड रिएक्शंस का क्या मतलब है, यानी हम क्या बनाना चाहते हैं, हम यहाँ पे वाटर बनाना चाहते हैं। तो हमारा मेन मकसद, हमारा मेन प्रोडक्ट जो है वो वाटर है इस केमिकल रिएक्शन में। तो हमारे इस केमिकल रिएक्शन में कोई और प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। अगर कोई और प्रोडक्ट बन जाए तो उसको फिर हम साइड रिएक्शन का नाम देते हैं। अगर कोई और प्रोडक्ट बन जाए उस प्रोडक्ट को हम साइड प्रोडक्ट का नाम देते हैं, और उस रिएक्शन को किस चीज का नाम देते हैं, उस रिएक्शन को हम साइड रिएक्शन का नाम देते हैं। तो हमारे पास कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। साइड रिएक्शन किस तरह होता है, यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे हाइड्रोजन 4 ग्राम यूज करें, 32 ग्राम ऑक्सीजन यूज करें, तो ये वाटर बना रहा है, क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। लेकिन कभी कभी एयर से गैसेस उस रिएक्शन सिस्टम में एंटर हो जाते हैं, या उसी रिएक्शन सिस्टम में कुछ इंप्योरिटीज होते हैं। जब वो इंप्योरिटीज या बाहर से आने वाले गैसेस मेन रिएक्टेंट्स के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, एक तो ये रिएक्टेंट्स, मेन रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, हमारा मेन प्रोडक्ट बना लेते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो बाहर से स्पीशी आ रही है, जब वो बाहर से इस रिएक्टेंट के एक रिएक्टेंट के साथ या दोनों रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, जिस तरह यहाँ पे नाइट्रोजन क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो साइड पे कोई और रिएक्शन उसके साथ हो रहा है, मेन रिएक्शन के साथ साइड पे कोई और रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन को हम साइड रिएक्शन का नाम देते हैं। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं इस प्रोडक्ट को हम साइड प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते वक्त क्या नहीं होने चाहिए, साइड रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। सिर्फ हमारे पास क्या होना चाहिए, सिर्फ हमारे पास मेन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, मेन रिएक्शन होने चाहिए, सिर्फ मेन प्रोडक्ट बनना चाहिए, साइड प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। थर्ड वन हमारे पास क्या है, थर्ड जो प्रिंसिपल है,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है वो फॉलो होनी चाहिए। क्या फॉलो होनी चाहिए? स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते वक्त लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है वो फॉलो होने चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की अगर हम बात कर लें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या स्टेट कर रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैटर को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं न्यू, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उसको क्या कर सकते हैं? उनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मैटर को किस चीज से? सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज कर सकते हैं, गैसियस स्टेट से प्लाज्मा स्टेट में चेंज कर सकते हैं, प्लाज्मा से दोबारा से गैस, लिक्विड और सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम चेंज इन मैटर कहते हैं। और इसी तरह यहाँ पे दो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। जब इनकी केमिकल रिएक्शन हम कराते हैं तो जो केमिकल रिएक्शन करते हैं उससे एक नया स्टेट ऑफ मेटल बनता है। क्या बनता है? नया स्टेट। ये दोनों हमारे पास क्या है? दोनों गैसेस हैं, हमारे पास ये लिक्विड है। तो मेटल को हम एक फॉर्म से, गैसियस फॉर्म से कौन सी फॉर्म में चेंज कर रहे हैं? लिक्विड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। यहां पे इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और हैं, यहां पे जो न्यू प्रोडक्ट बना है इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और हैं। तो मेटल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, जबकि मेटल को ना क्रिएट कर सकते हैं न्यूली, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ मेटल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का नाम देते हैं। सही। नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की अगर हम बात कर लें, यहां पे एक पॉइंट ऐड कर लूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में एक और पॉइंट में ऐड कर रहा हूं। यहां पे हम 4 ग्राम क्या यूज कर रहे हैं? हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं। 32 ग्राम क्या यूज कर रहे हैं? ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या बनना चाहिए? 36 ग्राम और पास वाटर बनना चाहिए। वैसे जो हमारे पास प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो उसमें लाजमी कुछ ना कुछ मेटल हमारे पास क्या हो जाता है? ज़ाया हो जाता है। इसीलिए एग्जैक्टली 36 ग्राम नहीं बन तो पाता है, लेकिन ज़ाया हो जाता है। लेकिन हम कहते हैं कि जितने ग्राम्स हम रिएक्टेंट्स यूज कर रहे हैं उतने ही ग्राम हमारे पास क्या बनना चाहिए? प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का नाम देते हैं। जब हम क्या करते हैं? स्पेशली स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते वक्त जितने रिएक्टेंट्स हम यूज करेंगे, जितने उसके ग्राम होंगे रिएक्टेंट्स के, उतने ग्राम किस चीज के होने चाहिए? उतने ग्राम्स प्रोडक्ट के होने चाहिए। इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का नाम देते हैं। फिर इसके बाद अगर हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात कर लें, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फिर क्या बता रहा है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है वो स्टेट कर रहा है कि हमारे पास जो एक कंपाउंड है, जिस तरह वाटर एक कंपाउंड है, सही। अगर यहाँ पे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को किसी में देख लें, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को वाटर के अंदर देखें, हम कहते हैं कि डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, या हम कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर हम एक कंपाउंड के अंदर देख लें, वाटर एक कंपाउंड है, उसके मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देख ले बाय मास, रेशियो बाय मास अगर हम देख लें, हम कहते हैं कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में बाय मास हाइड्रोजन का मास कितना है? 11.11% है, जबकि ऑक्सीजन का मास जो है वो 88.89% है। ऑक्सीजन का मास ज्यादा आ रहा है, हाइड्रोजन का मास बाय रेशियो जो है वो कम आ रहा है। उसकी रीजन क्या है? एक हाइड्रोजन का मास जो है वो 1 AMU है, मल्टीप्लाइड बाय कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? 2 हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। वाटर के मॉलिक्यूल में 2 AMU मास जो है वो हाइड्रोजन का बन रहा है, जबकि ऑक्सीजन की अगर हम बात कर लें, ऑक्सीजन का मास जो है वो 16 AMU बन रहा है। क्या बन रहा है? 16 AMU। तो किसका मास ज्यादा है? यहां पे हम कहते हैं कि ऑक्सीजन का मास ज्यादा है, इसीलिए उसका रेशियो बाय मास ज्यादा आएगा। हाइड्रोजन का मास वाटर के मॉलिक्यूल में क्या है? कम है, 2 है, तो इसीलिए उसका रेशियो बाय मास जो है वो कम आएगा। यहां पे 2 + 16 को जब हम जमा कर लेते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा? 18। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जो है वो 18 है। तो यहां पे अगर हमने रेशियो बाय मास हाइड्रोजन के लिए निकालना हो, रेशियो बाय मास हाइड्रोजन के लिए कितना निकाल सकते हैं?
परसेंट के हिसाब से यहाँ पे देखें हमारे पास रेशियो बाय मास फॉर हाइड्रोजन इज इक्वल टू वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का मास जो है वो 2 है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जो है वो 18 है मल्टीप्लाइड बाय 100, ये अप्रोक्सीमेटली 11.11% आ रहा है। क्या आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली हाइड्रोजन का जो रेशियो बाय मास है वो 11.11% आ रहा है। तो हाइड्रोजन के मास एक मॉलिक्यूल में उसको डिवाइड कर लेते हैं, टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 के साथ। और इसी तरह अगर हमें ऑक्सीजन के लिए निकालना हो, ऑक्सीजन का मास 16 है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जो है वो क्या है, वो 18 है मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 88.89%। तो इसका क्या मतलब हुआ, जिस एलिमेंट का मॉलिक्यूल में मास कम होगा उसका परसेंटेज बाय मास जो रेशियो है वो कम आएगा, जबकि जिसका मास ज्यादा होता है उसका रेशियो बाय मास जो है वो क्या होगा, रेशियो बाय मास जो है वो ज्यादा आएगा। स्टूडेंट्स इसी तरह अगर हम स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप्स की बात कर ले तो स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप्स की अगर हम बात कर ले तो हम कहते हैं कि स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप्स को देखने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारे पास हो तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं, यानी हम स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप्स को देख सकते हैं। स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप्स का क्या मतलब है, यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप्स का ये मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, किस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 5 मेन रिलेशनशिप यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। हमारे पास सबसे पहले मास मास रिलेशनशिप है। अगर हम मास मास रिलेशनशिप की बात कर लें तो कहते हैं कि मास ऑफ प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं किस चीज से, मास ऑफ द रिएक्टेंट से। किस चीज को, मास ऑफ द प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन मास ऑफ द रिएक्टेंट से, पहली बात है। दूसरी बात क्या है, और कहते हैं कि हम किस चीज को, हम मास ऑफ रिएक्टेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए। किस चीज को ऑब्टेन करने के लिए, यहां पे 2 रिलेशनशिप है। हम कहते हैं कि मास ऑफ प्रोडक्ट से मास ऑफ रिएक्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी से मास ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट से, यानी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स कितना मास देगा प्रोडक्ट का। इसी तरह और कहते हैं कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को, किस चीज को, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट की जरूरत होती है। तो कहते हैं क्या मतलब है, रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट के मास से रिएक्टेंट के मास को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी तरह रिएक्टेंट की मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन मास ऑफ द प्रोडक्ट से। सही, तो इसको हम स्टोइकोमेट्रिक मास मास रिलेशनशिप का नाम देते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, मोल मोल रिलेशनशिप है। मोल मोल रिलेशनशिप फिर क्या है, हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किस चीज को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैं। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट का नहीं पता, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स का पता हो, तो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से मोल ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें क्या करना हो, इसी तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं किस चीज को, इसी तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टर्स को। किस चीज को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं किस चीज से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से। यानी स्पेसिफिक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट ऑब्टेन करने के लिए, स्पेसिफिक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए कितने मोल रिएक्टेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स से रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स से प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप की बात कर लें तो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप फिर क्या है,
और कहते हैं कि किस चीज को, प्रोडक्ट के वॉल्यूम को, जो गैसियस स्टेट में है, प्रोडक्ट के वॉल्यूम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिएक्टेंट के गिवन वॉल्यूम से, और इसी तरह रिएक्टेंट के वॉल्यूम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट से। तो इसको हम फिर वॉल्यूम रिलेशनशिप का नाम देते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास मोल मास रिलेशनशिप है। यहां पे हम प्रोडक्ट के मास को क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट के मास को कैलकुलेट कर सकते हैं रिएक्टेंट्स के गिवन नंबर ऑफ मोल्स से, और इसी तरह रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं किस चीज से, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो मास में गिवन है, सही। और इसी तरह लास्ट रिलेशनशिप हमारे पास क्या है, वॉल्यूम मास रिलेशनशिप है। हम क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोडक्ट के वॉल्यूम को, किस चीज के वॉल्यूम को, प्रोडक्ट के वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं किस चीज से, प्रोडक्ट के वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन मास ऑफ द रिएक्टेंट से, और इसी तरह रिएक्टेंट की मास को कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो कहने का क्या मतलब है, और कहते हैं कि मास ऑफ प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट्स, और इसी तरह हम कहते हैं कि mass of the reactants can also be calculated by using the specific amount of products, यानी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए कितने रिएक्टेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको, उस रिलेशनशिप को भी हम देख सकते हैं। ये 5 मेन रिलेशनशिप्स हैं जिसके एग्जांपल्स अभी 1 बाय 1 हम देखेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम किस चीज़ की बात कर लें, स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप्स को डिस्कस करने के बाद हम उन्हीं रिलेशनशिप्स को या उन्हीं के प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। रिएक्टेंट के गिवन मास से प्रोडक्ट के मास को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट के स्पेसिफिक हम मास को ऑब्टेन करने के लिए कितने रिएक्टेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, इन सब चीज़ों को हम, इनके प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करते हैं, उनके लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, कुछ स्टेप्स होने चाहिए। तो हम कहते हैं कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्विंग स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और कहते हैं कि 5 मेन स्टेप्स हैं जो स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में क्या है, बेनिफिशियल है। हम कहते हैं कि हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये लाजमी नहीं है कि 5 मेन स्टेप हम यूज कर लें, कभी कम होंगे, सही। 3 स्टेप भी है, कभी हम यूज करते हैं, कभी 5 स्टेप यूज करते हैं, कभी 4 स्टेप यूज करते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा रिलेशनशिप है, सही। तो अगर हम किसी चीज की बात कर लें, अगर हम स्टेप 1 की बात कर लें, स्टेप 1 ये है कि हमने पहले स्टेप में जो हमें प्रॉब्लम दिया जाता है, एग्जांपल दिया जाता है, उसमें जो हमारे पास क्या है, डेटा दिया होता है, उस डेटा को हमने लिखना है रिलेवेंट यूनिट्स के साथ। अगर कोई चीज जो है वो उनके नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं तो उसके नंबर ऑफ मोल्स उसके साथ लाजमी लिखने हैं। अगर किसी गैस का वॉल्यूम दिया गया है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो उसका वॉल्यूम लाजमी उसके यूनिट के साथ लिखना है। इस तरह सारे डेटा हम लिखेंगे पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या लिखेंगे, उसी रिलेवेंट जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी का बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, और इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। स्टेप 2 में बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद स्टेप 3 में क्या कर लेंगे, स्टेप 3 में अगर हमें उसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स दिए नहीं हो, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए गए हो, मास दिया गया हो, तो हम क्या कर लेंगे, गिवन मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को किस चीज में, मोल में चेंज करेंगे। किस चीज में चेंज करेंगे, मोल में चेंज करेंगे। जो फोर्थ वन थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टेप 4 में फिर हमने मोल रेशियो फाइंड आउट करना है। मोल रेशियो का क्या मतलब है, जो अननोन नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, उनको किस रिलेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो अभी बता रहा हूं। मोल रेशियो जो है, हम कहते हैं कि ये रिलेशन हम यूज करें। कौन सा रिलेशन है, यहां से देखें, यहां पर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो अननोन है उसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अननोन नंबर ऑफ मोल्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी से, मोल्स ऑफ अननोन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नाउन। इसको दोनों को मैंने ब्लैक से लिखा है।
ये दोनों जो मोल्स हैं ये हमें कहां से मिलेंगे? ये दोनों मोल्स जो हैं ये हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मिलेंगे। किसी से मिलेंगे? यहां मैंने लिखा है ये दोनों मोल्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में होंगे। मोल्स ऑफ अननोन, मोल्स ऑफ अननोन, मोल्स ऑफ अननोन में लिखा है ये किसके नंबर ऑफ मोल्स हैं? ये उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिखे हैं जिसको हमने अभी फाइंड आउट करने हैं, उसको हमने ऊपर लिखने, और जिसके नंबर ऑफ मोल्स हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से उसको हमने यहां पे लिखने हैं। और जो क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए गए हैं चाहे वो कभी रिएक्टेंट के होते हैं कभी प्रोडक्ट के होते हैं, उनको फिर हमने कहां लिखना है? उसको फिर हमने यहां पे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम मोल रेशो का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पे क्या है? यहां पे मेरे पास A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस D है। सही? A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस B, या सिंपल मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? A और B लिख रहा हूं। सही? इजीनेस के लिए। तो यहां पे हमारे पास क्या है? यहां पे हमारे पास ये रिएक्टेंट है और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम 3 मोल क्या है? 3 मोल रिएक्टेंट है, अगर इसको हम डिकम्पोज कर लें तो हमारे पास क्या है? हमारे पास इस प्रोडक्ट की हम बात करें, इसकी हम बात नहीं कर रहे। हमारे पास ये 2 मोल बन रहा है। क्या बन रहा है? 2 मोल बन रहा है। वो कहते हैं कि ये रिएक्टेंट 3 मोल जो है वो प्रोडक्ट 2 मोल बना रहा है। अभी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर इसको हम, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि अगर इसको हम 6 मोल यूज कर ले, कितने मोल? 6 मोल। किस चीज को? इसको अगर हम 6 मोल यूज कर ले तो कितने मोल प्रोडक्ट बनेगा? तो मोल रेशो आप किस तरह इसका लिखेंगे? मोल रेशो इस तरह लिखेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या है? इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास नाउन है, इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास अननाउन है। कौन से मोल्स? ये क्वेश्चन में जो दिए गए हैं, इक्वेशन के अलग है, ये दोनों के नाउन है, लेकिन इस जो क्वेश्चन में दिए जाते हैं वो अननाउन है। तो हम क्या कर लेंगे? पहले स्टेप में जब हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिखेंगे। किस चीज के लिखेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन के नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे। किसके नंबर ऑफ मोल्स नाउन है? इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्वेश्चन में दिए गए हैं 6 मोल है, तो इसके नाउन है। तो हम क्या कर लेंगे? ये 3A को कहां पे लिखेंगे? ये यहां पे नीचे लिखेंगे। मोल्स ऑफ नाउन, मोल्स ऑफ नाउन को हमने क्या किया? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से लिखा। जो मोल्स ऑफ अननोन है, मोल्स ऑफ अननोन को क्या करेंगे? मोल्स ऑफ अननोन को यहां पे लिखेंगे 2। ये B है हमारे पास और ये क्या है? ये A है। सही? ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पहले हम लिखेंगे जिसके मोल्स अननोन हो, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स अननोन है, उसको हम ऊपर लिखेंगे। रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स नाउन है, उसको हम नीचे लिखेंगे। फिर इसके बाद मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ नाउन। मोल्स ऑफ नाउन का क्या मतलब है? मोल्स ऑफ नाउन का ये मतलब है जो क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए जाते हैं रिएक्टेंट्स के, उसको फिर यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम मोल रेशो का नाम देते हैं। और जो नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं तो इजीली हम कैलकुलेट कर पाएंगे। यहां पे फिर हम क्या करेंगे? ये 6 हमारे पास क्या है? ये 6 हमारे पास A यहां पे हम कर लेंगे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट वन, जो नंबर ऑफ मोल्स यहां पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास ऑब्टेन हो जाते हैं, उसको फिर हमने क्या करना है? उन नंबर ऑफ मोल्स को फिर हमने कन्वर्ट करना है किसी में? ग्राम में, यानी उसके मास में कन्वर्ट करना है। ये 5 मेन स्टेप्स है और आपको बता रहा हूं कि ये लाजिमी नहीं है कि ये 5 स्टेप्स हर प्रॉब्लम के लिए एप्लीकेबल हो, लेकिन ये 5 मेन स्टेप्स हम क्या करते हैं? स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते हैं।